नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और ये वीडियो करंट अफेयर्स, इसमें हम उत्तराखंड का घटनाक्रम डिस्कस करेंगे और लास्ट में 50 एमसीक्यू जो कि उत्तराखंड नेशनल इंटरनेशनल से रिलेटेड होंगे, उसका टेस्ट भी लगाएंगे। तो ध्यान से आपको थ्योरी सेक्शन देखना है और उसके बाद देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो ये वीडियो आपका लेक्चरर स्क्रीनिंग, इसके अलावा लोअर पीसीएस स्क्रीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा लेक्चरर स्क्रीनिंग के लिए अगर आप लोगों ने को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो हम केवल स्क्रीनिंग का जो बैच है उसमें 150 लोगों को रखेंगे, और जो प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस के लिए ज्वाइन करेंगे वो हम केवल 50 या 75 हमने रखा है, 75 अभ्यर्थियों को हम लेंगे। और इसके लिए आपको चैनल ज्वाइन करना होगा। चैनल के नीचे जाइए, जहाँ पर सब्सक्राइब बटन रहता है उसके बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है। 59 में ज्वाइन करेंगे तो स्क्रीनिंग के लिए हो जाएगा, और 89 में ज्वाइन करेंगे तो उसके स्क्रीनिंग के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस भी। और ये कोर्स केवल उन विद्यार्थियों के लिए है मेनली जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग जुड़ें, जितनी जल्दी हो सके जुड़िए। और हम ज़्यादा भीड़ इसमें नहीं बढ़ाएंगे, 150 मेंबर्स हम स्क्रीनिंग के लिए रखेंगे और उन्हीं को अपना बेस्ट देने की, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, आप अपनी तरफ से बेस्ट देंगे तो हम आसानी से इसको कवर कर लेंगे। तो पहली जो न्यूज़ है उत्तराखंड से रिलेटेड, वो मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना 2024 है। मुख्यमंत्री द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में राज्य के श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना शुरू की गई है। इस योजना से राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों, यानी जो भवन निर्माण कर रहे हैं ऐसे श्रमिकों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, और इनको एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले, इसलिए ये है। ये योजना, इससे पहले ये योजना जो है नैनीताल और देहरादून के लिए शुरू की गई थी और इसका सफल संचालन हो गया, तो अब इसका विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों का प्रतिवर्ष चयन कर रुद्रपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उच्च तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो उच्च तकनीकी शिक्षा भी प्रदान की जाएगी, जिसमें इन ट्रेड्स के तहत जो है आपका 3 वर्ष का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो मेन टाइटल आपको याद रखना है, किसके लिए योजना है ये आपको जरूर ध्यान रखना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज को मैनेज कीजिएगा। अब ये आज के लिए है, आने वाले टाइम में आपको क्लियर वीडियोस मिलेंगे। आज थोड़ा सा मैं ऐसी जगह पे हूँ। पात्रता मापदंड की बात की जाए तो इसके लिए जो है उत्तराखंड का मूल निवासी होना अनिवार्य है, और श्रमिकों के बच्चे इस योजना के लिए पात्र होंगे जो राज्य के निर्माण श्रमिकों के बच्चे हैं। आवेदक जो है वो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए, और आवेदक श्रम कल्याण बोर्ड की 3 वर्ष की सदस्यता पूरी कर चुका हो, तो ऐसे लोगों को मिल जाएगा। और योजना का लाभ है माध्यम, इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को बच्चों को एक समान शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। पाठ्यक्रमों में जो है निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना का संचालन भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना है। और योजना के तहत उत्तराखंड सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मोबाइल लर्निंग स्कूल की सुविधा के लिए 2 बसों को हरी झंडी दिखा रवाना किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। हरेला महोत्सव जो है ये उत्तराखंड का खूब चर्चा में रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी 16 जुलाई को मनाया गया था, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी ये मनाया जाता है। हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार हरेला जो है श्रावण मास के पहले दिन पड़ता है, जो मानसून के मौसम की शुरुआत और नई फसलों की बुआई का प्रतीक होता है। ये तो हमें पता ही है। और ये शब्द जो है ये कहाँ से आया है, क्योंकि ये हरेला का प्रतीक है, कृषि के लिए महत्वपूर्ण समय माना जाता है। और कुमाऊनी शब्द जो है हरियाला से ये लिया गया है, जिसका अर्थ हरियाली का दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति कुमाऊं क्षेत्र से हुई थी। यह त्योहार भगवान शिव और पार्वती के बीच विवाह का औपचारिक उत्सव से जुड़ा हुआ माना जाता है। और हरियाली का त्योहार हिमाचल प्रदेश, ये हरियाली है, हरियाली या हरेला कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, जुब्बल, किन्नौर क्षेत्रों, दक्खन आदि क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। किसानों के लिए इसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह उनके खेतों में बुवाई के मौसम का प्रतीक है। मुस्लिम बोर्ड से रिलेटेड एक खबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देगा, खासकर उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ है उससे संबंधित ये है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती देने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है, जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को इद्दत अवधि के बाद भरण पोषण का दावा करने की अनुमति दी गई है। तो इसमें क्या कहा गया है कि बोर्ड उत्तराखंड में नव अधिनियमित
समान नागरिक संहिता जो यूसीसी है कानून को भी चुनौती देने का इरादा रखता है। ये निर्णय कार्य समिति की बैठक के दौरान लिए गए जिसके तहत 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना है और इसमें एक प्रस्ताव जो है सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय से संबंधित है जो कि शरिया कानून जो मुस्लिम का होता है उसका जो खंडन करता है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो यूसीसी है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो सीआरपीसी के तहत फैसला दिया था कि धारा 125 मुस्लिमों सहित सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, तो इसका ये खंडन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय पुरुषों को संयुक्त खाते और एटीएम तक निर्बाध पहुंच जैसी अटूट वित्तीय सहायता प्रदान करके गृहिणियों के महत्व को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। तो इसमें है बोर्ड इस बात पर प्रकाश डालता है कि विविधता हमारे देश की पहचान है जो संविधान द्वारा संरक्षित है। समान यूसीसी का उद्देश्य संवैधानिक और धार्मिक दोनों स्वतंत्रताओं को चुनौती देते हुए इस विविधता को मिटाना है। इसके अलावा विधिक समिति उत्तराखंड में लागू नागरिक इसको भी चुनौती देने की तैयारी कर रही है। सीआरपीसी की धारा 125 क्या है ये थोड़ा सा समझना होगा। इसमें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट पर्याप्त साधन संपन्न किसी व्यक्ति को निम्नलिखित भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश करता है। उसकी पत्नी यदि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, उसकी वैध या अवैध नाबालिग संतान चाहे वह विवाहित हो अथवा नहीं उसका भरण पोषण करने में असमर्थ है, या फिर उसकी वैध या अवैध नाबालिग संतान जो शारीरिक या मानसिक विकृतियों अथवा आघात के कारण भरण पोषण करने में असमर्थ है, उसका माता पिता खुद का भरण पोषण करने में यदि असमर्थ है। तो ये सारी चीजें इसमें ध्यान रखने वाली है। एसडीजी इंडेक्स 2023-24 का है, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है और ये उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। तो उत्तराखंड को शीर्ष स्थान, इसके साथ साथ केरला को भी शीर्ष स्थान मिला है। तो उत्तराखंड और केरला जो है इसमें शीर्ष स्थान पर है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो राज्य सरकार पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को में संतुलन बनाकर विकसित उत्तराखंड की ओर बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। और एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा विकसित एक उपकरण है जो एसडीजी के प्रति भारत की प्रगति को मापने के लिए ट्रैक करने के लिए है। तो ये जानकारियां आपको रखनी है। इसमें एसडीजी के तहत जो लक्ष्य हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं, इन योजनाओं के तहत उसको एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह नीति निर्माताओं के लिए अंतराल की पहचान करने वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की प्राथमिकता देता है। एसडीजी स्कोर की अगर बात की जाए तो भारत का समग्र स्कोर 71 हो गया है, जो 2020-21 की तुलना में अगर देखा जाए तो 66 और 18 में 57 था। तो इम्प्रूवमेंट इसमें हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रगति मुख्यतः गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई में लक्षित सरकारी हस्तक्षेपों में प्रेरित हुई है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता जैसे कि मैंने बताया केरल और उत्तराखंड ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 79 अंक भी थोड़े से ध्यान रखिए उत्तराखंड के। और सबसे कम प्रदर्शन जो है बिहार 57 अंकों के साथ सबसे पीछे रहा और उसके बाद झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तो ये ध्यान रखना है। उत्तराखंड पुनः जनसंख्या वृद्धि के उपाय, मतलब पुनः जनसंख्या वृद्धि नहीं करना चाह रही है गवर्नमेंट, बल्कि जो ऐसे गांव हैं जहां पर पलायन हो गए हैं, कोई भी निवासी नहीं बचा, ऐसे जगहों के लिए बात की जा रही है। तो 2 जुलाई 2024 की बात है कि ग्रामीण विकास पलायन रोकथाम आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट में प्रकट किया है कि भारत चीन सीमा के निकट 11 ऐसे गांव हैं जहां कोई भी निवासी नहीं बचा है। यह रिपोर्ट 2023 के 137 सीमावर्ती गांवों का जमीनी सर्वेक्षण किया गया था। उसके बाद इन 11 गांवों में से 6 गांव पिथौरागढ़ जिले में है, गुमकना, तुम, खिमलिंग, सागरी, ढकनौला और सुमातू और पोंटिंग। ये नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि ये ऐसे गांव हैं जहां पर कोई भी जनसंख्या अभी निवास नहीं करती है। 3 गांव चमोली में है, रेवलचक, करकुटी, भक्ति और लामतोल। 2 उत्तरकाशी में भी है, नेलांग और जादूंग, 2 गांव उत्तरकाशी में भी है। आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सरकार के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि सुगम्यता मानदंडों में ढील देना होगा और उन क्षेत्रों की सीमा में पर्यटन को बढ़ावा देना होगा और सीमावर्ती गांव में मनरेगा के तहत 100 की जगह 200 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना होगा। और वाइब्रेंट विलेज जो योजना है उसके तहत जो 51 सीमावर्ती गांव हैं उनके निकट स्थित स्थानों का विकास करना होगा। और मनरेगा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2005 में शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान है, ये रिवीजन मैं करवा रहा हूँ इसके साथ में। तो गारंटी प्रदान की गई थी कि ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाता है। और ये सारी बातें इसके बारे में ध्यान रखनी। कब शुरू हुई? 2005 में। उत्तराखंड का पुराना लिपुलेख दर, आपके लिए क्वेश्चन है कि जो है वो
नेशनल रोजगार स्कीम था ना, ये महात्मा गांधी के नाम से कब, महात्मा गांधी का नाम कब दिया गया इस स्कीम को, तो ये आपको क्वेश्चन बताना है। लिपुलेख दर्रे के बारे में है कि जुलाई 2024 की बात है कि उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिले में है ये। ब्यास घाटी 18,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रा 2024 से 15 सितंबर से इसको सुलभ करने की अनुमति दे दी गई है और श्रद्धालु भूभाग में तिब्बत स्थित कैलाश शिखर का दर्शन कर सकेंगे। 2019 कोविड प्रकोप के बाद इस मार्ग को बंद कर दिया गया था और चीन अधिकारियों द्वारा अभी तक नहीं खोला गया है। यह पवित्र ट्रैक भक्तों साहसी, ये पता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा मानसरोवर झील तक ले जाता है और तीर्थयात्री धारचूला से लिपुलेख तक कार से जा सकेंगे और वहीं से उन्हें कैलाश शिखर के दर्शन के लिए 800 मीटर पैदल चलना होगा। तीर्थयात्री अब भारतीय भूभाग के ओम पर्वत के भी दर्शन कर सकेंगे, ये भी उत्तर पिथौरागढ़ में ही है। कैलाश मानसरोवर की अगर बात की जाए तो पर्वतमाला ऊंची चोटी है, चीन अधिकृत तिब्बत में 6,675 मीटर की इसकी ऊंचाई है। कैलाश और उसके दक्षिण में 30 किलोमीटर दूर स्थित पवित्र मानसरोवर झील की तीर्थ यात्रा विशेष रूप से एक सरकारी संगठन कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा KMBN इसका संचालन करता है और इसके साथ ही विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और चीन सरकार के सहयोग से ये संचालित होती है। बद्रीनाथ मंदिर के लिए एक मास्टर प्लान है, इसमें 2024 में जून 2024 30 जून 2024 मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या किया गया, राज्य में बद्रीनाथ मंदिर सुविधाओं के उन्नयन के लिए 424 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। रेट याद रखना है, 424 करोड़। पूछा जा सकता है कि बद्रीनाथ जो मास्टर प्लान है कितने अमाउंट का है। बद्रीनाथ मंदिर राज्य बद्रीनाथ शहर में स्थित है और 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है, यह हमें पता है। हिमालयी क्षेत्र में उनका स्थान जो है पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है। सरकार के लिए पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना और आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता की पूर्ति करना, ये एक चुनौती है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि वे उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दें। वहीं देहरादून जौलीग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार की अनुमति देने और हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी अनुरोध किया। बद्रीनाथ मंदिर की अगर थोड़ी सी बात की जाए तो ये मंदिर वैष्णवों के लिए 108 जो दिव्य स्थल हैं इनमें से एक है और भगवान विष्णु का ये पवित्र तीर्थ स्थल है जिसे बद्रीनाथ के रूप में पूजा जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में है और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। मानसून और 13 ग्लेशियर झीलों से उत्पन्न संकट यहाँ पर है। चलिए, इसके अलावा यहाँ से जो है 27 जून 2024 को जो जानकारी मिली है, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग 13 जो ग्लेशियर झीलें हैं उनकी सुभेद्यता का अध्ययन किया जा रहा है, जिनमें से 5 उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं, हाई रिस्क जोन में स्थित हैं। तो यही संकट है यहाँ पर कि 13 जो ग्लेशियर झीलें हैं इनसे संकट उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, तो उसका अध्ययन करने के लिए एक मास्टर प्लान। अध्ययन का उद्देश्य झील आउटबस्ट से हुई बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाव में मदद के लिए डेटा प्रदान करना है, तो झीलों से कोई आपदा ना आए इसके लिए। और अधिकारियों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर खतरे में है और यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जांच की आवश्यकता है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। इस परियोजना का उद्देश्य कन्नार गांव से राजधानी के 60 वार्डों को पेयजल आपूर्ति करना है, जिससे अंततः देहरादून के 60 वार्डों को लाभ भी होगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अवमानना नोटिस जारी किया है। अवमानना नोटिस के बारे में भी जानेंगे इसमें। तो 10 वर्ष की सेवा वाले व्याख्याताओं और सहायक अध्यापकों को उच्च वेतनमान प्रदान करने के अपने आदेशों का पालन न करने पर विद्यालयी शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी किया है। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। पिछले आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि जो व्याख्याता हैं और सहायक अध्यापक हैं को चयन और पदोन्नति के वेतनमान के साथ अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। सरकार अभी भी इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर रही है और अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंची है। वर्ष 2011 में नियुक्त व्याख्याताओं ने तर्क दिया था कि उन्हें 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के अनुसार अतिरिक्त वेतन वृद्धि तथा चयन वेतनमान मिलना चाहिए। सरकार ने दशक बाद चयन वेतनमान तो दिया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक अतिरिक्त वेतन वृद्धि नहीं दी है। न्यायालय अवमानना क्या होती है? पहले तो न्यायालय अवमानना जो है वो न्यायिक संस्थाओं को प्रेरित हमला और अनुचित आलोचना से बचाने तथा इसके अधिकार को कम करने वालों को दंडित करने के लिए एक वैधानिक तंत्र के रूप में कार्य करती है। यानी न्यायालय ने कुछ बोल दिया, उसको माना नहीं या उसका विरोध कर दिया, तो उसके लिए है ये। जैसे सबसे पहले वैधानिक आधार क्या होता है इसका? जब संविधान को अपनाया गया था तब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का क्लॉज जो 2 है तहत न्यायालय अवमानना को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों में से एक बनाया गया था।
इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं के अवमान दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई और आर्टिकल 215 के तहत इसकी तहत शक्ति है। अधिनियम जो है 1971 इस विचार को वैधानिक समर्थन देता है। इसके प्रकार क्या होते हैं, एक तो सिविल अवमानना होती है जो कि न्यायालय का कोई निर्णय है, डिक्री है, निर्देश है, आदेश है, रिट है, अन्य प्रक्रिया को जानबूझकर अवज्ञा यानी जानबूझकर उसका उल्लंघन कर देना, वो आपका सिविल अवमानना हो गया। आपराधिक अवमानना हो गया यदि किसी भी मामले का प्रकाशन या अन्य कार्य जो किसी न्यायालय के अधिकार को कम करता है या इसको बदनाम करता है अथवा किसी न्यायिक कार्रवाई के नियत क्रम को हस्तक्षेप करता है, तो इस तरह का जो होगा उसको न्याय प्रशासन को यदि बाधित कर रहा है तो आपराधिक अवमानना मानी जाएगी। और सजा जो है इसमें न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के तहत दोषी को 6 महीने तक की कैद या 2000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। और इसमें वर्ष 2014 में संशोधन करके बचाव के तौर पर सत्य और सद्भावना को शामिल किया गया है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यह भी जोड़ा गया कि न्यायालय केवल तभी दंड दे सकता है जब दूसरे व्यक्ति का कार्य न्याय के उचित तरीके में बहुत हद तक हस्तक्षेप करता हो या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता हो। और उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी जो है देहरादून में बनने जा रही है। तो ये ध्यान रखना है, वन विभाग ने किस विभाग से संबंधित है, वन विभाग से संबंधित है। उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी कहाँ पर स्थापित हो रही है, देहरादून में। ये दो बातें आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो बर्ड डाइवर्सिटी है उसको उजागर करने के लिए और अद्वितीय जो पक्षियों हैं उनके प्रति अधिक सराहना को बढ़ावा देने का प्रयास है। आगंतुकों को असंख्य पक्षी प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र में उनके कार्यों के प्रति शिक्षित करना गैलरी संरक्षण सुगम बनाएगी। इस गैलरी में उत्तराखंड के पक्षियों के उच्च रिजोल्यूशन के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं जो आगंतुकों के राज्य पक्षी निवासियों की एक शानदार झलक प्रदान करते हैं। अभी इसमें उत्तराखंड में 710 पक्षी प्रजातियां हैं जो भारत की पक्षी प्रजातियों का 50% अधिक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमारा टेस्ट शुरू हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले ही उत्तराखंड के सारे क्वेश्चन हम लगभग वो डिस्कस कर ही चुके हैं और इसमें नेशनल इंटरनेशनल आपके आ जाएंगे अलग से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा को समान अवसर प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया। तो अभी हमने डिस्कस किया, आप याद कर पा रहे होंगे, मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यशील साक्षरता हासिल की है। तो ये की है आपका लद्दाख के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा शहर विश्व शिल्प शहरों की सूची में शामिल नहीं है, ये इनमें से अगर देखें विश्व शिल्प शहरों की सूची में शामिल नहीं है यहाँ पर, तो वाराणसी हो जाएगा आपका। वाराणसी शिल्प शहरों में नहीं है। हाल ही में चर्चा में रही अराकू कॉफी का संबंध किस राज्य से है। अराकू कॉफी का संबंध आपका जो है ये आपका केरला राज्य से है। अराकू कॉफी का संबंध आपका ये आंध्र प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य 2023-24 रिपोर्ट में प्रथम स्थान, अगर इनमें से देखा जाए तो उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला है एसडीजी इंडेक्स में, और उत्तराखंड के साथ साथ केरला को भी मिला है। तो सी और डी दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तेंदुआ सफारी का उद्घाटन आपका किया गया है तेंदुआ सफारी का उद्घाटन आपका कर्नाटक में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चांदीपुरा वायरस है जो चर्चा में रहा है, इसके संबंध में इन कथनों को पहचानना है हमें। यहाँ पर देखिए, इसकी पहचान सर्वप्रथम 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में डेंगू प्रकोप के दौरान की गई थी। ये वाला स्टेटमेंट सही है और इसके लिए विशिष्ट एंटीवायरल उपचार टीके उपलब्ध हैं। इसके लिए ऐसे कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ये केवल एक था, तो केवल एक जो है पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ये क्या है एक तरह से, तो ये एक एग्रीमेंट है जो भारत और रसिया के बीच में हुआ है। और कैसे आप ध्यान, भारत और रूस के बीच में पारस्परिक लॉजिस्टिक समझौता है और रिलोस से है ये, RELOS, आर से आप रसिया ध्यान रखिए, और भारत और रसिया के बीच में ये समझौता है। हाल ही में 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आपका मॉस्को में किया गया था, रसिया की कैपिटल मॉस्को, तो यहाँ पर किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तराखंड का पुराना लिपुलेख दर्रा किस जिले में स्थित है। तो ये अभी डिस्कस किया, चर्चा में क्यों रहा ये भी डिस्कस किया, पिथौरागढ़ जनपद में ये है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संगठन के देशों के लिए वर्ष 2024 से 27 की अवधि में मुद्रा विनिमय हेतु संशोधित ढांचा लागू करने का निर्णय लिया है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन, इसका आंसर जो है आपका ये सार्क देशों से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
हाल ही में किस संस्था ने भारत के संदर्भ में वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया है? वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे प्राइड मंथ जो है खबरों में रहा है, और ये इन कथनों पर यहाँ पर विचार करना है हमें। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, प्रत्येक वर्ष जून में मनाया जाने वाला प्राइड मंथ जो है ये बिल्कुल सही है। ये LGBTQ+ समुदाय से ही संबंधित है और उनके संबंध में चिंतन, उत्सव और वकालत का ये समय है। LGBT, ये लेस्बियन, गे वगैरह जो होते हैं आपके, इसकी शुरुआत जो है 1969 के स्टोनवॉल विद्रोह से हुई थी, और ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे मॉस्को पीरो, ये जनजाति है, और मॉस्को पीरो जो जनजाति है ये, क्योंकि ये जनजाति काफ़ी चर्चा में रही, पेरू में ये है, 750 के लगभग ऐसे लोग हैं जो किसी के भी टच में नहीं है, यानी वो बिल्कुल एक तरह से अलग थलग वो अभी भी हैं, और वो अगर किसी से एक तरह उनकी इम्यूनिटी क्षमता भी बहुत कम बताई जा रही है। एक बार आप सर्च करोगे तो इसके बारे में आपको अच्छी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो ये पेरू की जनजाति है जो अभी तक दुनिया से बिल्कुल अलग है। बर्ड गैलरी उत्तराखंड में जो स्थापित की गई, अभी हमने डिस्कस किया, तो देहरादून आंसर हो जाएगा आपका। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता जो है इसका कार्यान्वयन प्रारंभ किया है? तो ये पारस्परिक मान्यता समझौता जो है भारत और ताइवान के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। बच्चों की देखभाल सुरक्षा के लिए समर्पित नन्हे फरिश्ते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नन्हे फरिश्ते नामक अभियान जो है ये किस संस्था ने लागू किया गया है? तो ये आपका रेलवे से रिलेटेड है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र जो है ये कहाँ आयोजित किया गया? ये आपका लंदन में आयोजित किया गया था। IMO का 132nd समिट जो है ये लंदन में हुआ है आपका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में CSIR द्वारा स्टील स्लैग रोड पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो स्टील स्लैग रोड पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि पहला पहला है तो क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में उत्तराखंड के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज ने प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को देश दुनिया के क्षेत्र में ऑनलाइन खरीदारी के लिए किसके साथ एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया है? ये इन्होंने किया है अमेजोन के साथ में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अमेजोन जो ऑनलाइन एक तरह से परचेजिंग के लिए। हाल ही में खबरों में रहे प्रोजेक्ट नेक्सस जो है ये इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। इसके संबंध में दो कथन दिए गए हैं आपके सामने, और इसमें कहा गया है, पहला कथन, यह घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान करने में सक्षम IMF का एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। पहली बात तो ये कही गई है, और दूसरी बात कही गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI भी अच्छा देखिए, ये जो परियोजना है ये आपका जो है इसका नहीं है, मतलब ये IMF का नहीं है, ये तो IMF का नहीं है ये पहली बात। ये जो है ये आपका बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का है, ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का ये कार्यक्रम है। पहला कथन आपका गलत हो गया, क्योंकि RBI इसमें शामिल हो चुका है, तो दूसरा कथन आपका सही है, और केवल दो आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए कानून लाने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। तो दूसरा राज्य जो है जिसने गिग वर्कर्स के लिए कानून लाया है वो आपका बन गया है कर्नाटका। और अगर पहला राज्य पूछा जाए तो सबसे पहले राजस्थान ने गिग वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स जो ऑनलाइन जैसे होम डिलीवरी वगैरह ये ऐसे काम करते हैं, इनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 51,200 वर्ष पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51,200 वर्ष पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है। आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ध्वजवाहक कौन थे? हमारे PV सिंधु थे और शरद कमल थे। ए और बी दोनों हो जाएगा। हाल ही में किसे उत्तराखंड का नया स्वास्थ्य महानिदेशक नियुक्त किया? तो डॉक्टर तारा आर्य हैं, डॉक्टर तारा आर्य का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में विंबलडन 2024 का पुरुष एकल खिताब, तो पुरुष एकल खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के संबंध में दो कथन है। पहला तो यह है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को दिया गया, बिल्कुल दिया गया, और ICC ने जो इंडिया हाँ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 विश्व कप जीतने पर BCCI ने टीम को 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन आपके सही हैं, आपको पता ही होगा। हाल ही में चर्चा में रहे नॉमिडिक एलिफेंट जो अभ्यास है ये बहुत फेमस है। ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है नॉमेडिक एलिफेंट अभ्यास। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय
दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका जो है 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला गाँव माणा उत्तराखंड के किस जिले में है? तो ये आपका चमोली जनपद में है। आसान सा प्रश्न हो गया। 2030 से पशुधन क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर टैक्स लगाने का निर्णय किस देश ने किया है? तो ये भी अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पशुधन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन ज़्यादा होगा तो टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा आपका डेनमार्क के द्वारा किया गया है। डेनमार्क अधिकतर हर रैंक में प्रथम पे रहता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री मैत्री जो है हमारा थाईलैंड के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रारंभ किए गए प्रोजेक्ट अस्मिता का उद्देश्य है। ये जो अस्मिता का उद्देश्य है, देखिए ये पुस्तकों से संबंधित है और इसमें जो आगामी 5 वर्षों में क्या करना है आपका भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करना है। यानी ये जो प्रोजेक्ट अस्मिता था ये भारतीय भाषाओं में जो भी एक तरह से नॉलेज है भारतीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं हो पाता उनको तैयार करना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में नाटो के नए महासचिव कौन बने? नाटो मार्क रूटे हैं। मार्क रूटे जो हैं ये नाटो के नए महासचिव बने हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई करेक्ट आंसर जो है आपका इसका इसका क्योंकि ये अपना स्टेट है ये उत्तराखंड तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमला पुजारी जी का निधन हो गया है और इनका संबंध किससे है? तो ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी थी एक ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से इनका संबंध है जैविक खेती से। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए विदेश सचिव जो हैं भारत के बने हैं विक्रम मिश्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे राइजोटॉप प्रोजेक्ट का संबंध किससे देश से है? ये राइनोसोरस से संबंधित है। राइनोसोरस जो कि गेंडा जिसको हम कहते हैं तो राइनोसोरस से संबंधित है। उन पे एक ऐसी चिप फिट की जाएगी जो उनकी काउंटिंग और एक तरह से उनको पोचिंग से बचाएगा यानी उनकी हंटिंग एक उनको मारा नहीं जा सकेगा। तो ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका का ये प्रोजेक्ट है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एरियन 6 रॉकेट जो है आपका ये ईयू अंतरिक्ष यूरोपियन यूनियन की अंतरिक्ष एजेंसी का ये रॉकेट है एरियन 6 रॉकेट। हाल ही में चर्चा रहा हरेला महोत्सव तो ये तो अपना राज्य का हो गया उत्तराखंड और कुछ पार्ट हिमाचल के भी हैं। ऐसा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन के हिसाब से। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का विकास डीआरडीओ ने किस निजी कंपनी के साथ? ये जो जोरावर है और टैंक है लाइट टैंक है ये इसका निर्माण जो है डीआरडीओ ने लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है इसके साथ मिलकर किया है। एल&टी कंपनी आप बोल सकते हैं। दो कथन दिए गए हैं इन पे विचार करना है। 30 मीटर टेलीस्कोप हवाई के मौना किया में शुरू होने वाली गाजी एक महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें भारत अमेरिका कनाडा चीन और जापान शामिल हैं। तो एक तो ये स्टेटमेंट हो गया और दूसरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो 30 मीटर टेलीस्कोप है इसमें भारत अमेरिका कनाडा चीन और जापान शामिल है और 30 मीटर टेलीस्कोप के प्राथमिक लक्ष्य प्रारंभिक ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद अब पहली आकाशगंगाओं तारों के निर्माण के विकास का अध्ययन करना है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडेक्स 2023 तो ये केरल भी है उत्तराखंड भी है ए और बी दोनों हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहे इसरो के पुनः प्रयोज्य रोमान प्रमोचक रॉकेट तो पुनः प्रयोज्य प्रमोचक रॉकेट ये बहुत चर्चा में रहा पुष्पक इसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में आबादी का दबाव कम करने और के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के किन जिलों को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया है? राजधानी क्षेत्र में दबाव कम करने के लिए उत्तराखंड के 2 जिले देहरादून और हरिद्वार को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल इंडिया एआई समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो समिट है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आपका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तत्परता सूचकांक एआईपीआई में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। 72nd प्लेस है इंडिया का एआईपीआई इंडेक्स में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो है ये बिहार बना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में स्पेन ने
किस देश को हराकर चौथी बार यूरो कप का खिताब जीता है? चौथी बार यूरो कप का खिताब आपका जीता है, इंग्लैंड ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की तरफ से किस राज्य को वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका महाराष्ट्र को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमने कुल मिलाकर करंट अफेयर्स का एक बहुत अच्छा सेशन लिया। मुझे उम्मीद है ये आपको हेल्प करेगा आने वाले सभी एग्जाम्स में। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। जिन्हें लेक्चरर स्क्रीनिंग और प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस मेन सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो वो चैनल के नीचे ज्वाइन बटन क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, खासकर ऐसे दोस्तों तक जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आप इस कोर्स को शेयर जरूर करें। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।